भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है ना। हर कोने में हर महीने कोई ना कोई जश्न, कोई ना कोई उत्सव होता ही रहता है। लेकिन कभी सोचा है कि ये इतने सारे त्योहार आखिर ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं? असल में ये सब एक बहुत ही पुरानी व्यवस्था पर आधारित है, जो समय को बिल्कुल अलग ही नजरिए से देखती है। तो सवाल यही उठता है कि एक प्राचीन कैलेंडर लाखों उत्सवों को इतनी सटीकता से, इतने परफेक्शन के साथ कैसे व्यवस्थित करता है। यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस सवाल का जवाब छिपा है विक्रमी कैलेंडर को समझने में। एक ऐसी व्यवस्था जो सूरज के हिसाब से नहीं, बल्कि चांद की चाल पर चलती है। देखिए, हम सब और ज्यादातर दुनिया ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करती है, जो पृथ्वी के सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने पर बेस्ड है। लेकिन जितने भी हिंदू त्योहार और मेले हैं, वो विक्रमी संवत को फॉलो करते हैं, जो एक चंद्र कैलेंडर है। ये पूरी तरह से चांद के घटने बढ़ने यानी उसकी कलाओं पर निर्भर करता है। और सच कहूं तो यही इसकी सबसे अनोखी बात है। अच्छा, इस कैलेंडर की एक और बड़ी दिलचस्प बात है महीने को बांटने का तरीका। हर हिंदू महीना 15-15 दिनों के 2 हिस्सों या कह लीजिए पखवाड़ों में बटा होता है। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का जो समय होता है, जब चांद घटता है, उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष या अंधेरा पखवाड़ा। और फिर अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय, जब चांद वापस बढ़ता है, वो कहलाता है शुक्ल पक्ष या उज्ज्वल पखवाड़ा। लेकिन यहाँ एक छोटी सी मुश्किल है। एक चंद्रवर्ष जो होता है वो सौर वर्ष से करीब करीब 11 दिन छोटा होता है। तो फिर त्योहारों को मौसम के साथ तालमेल में कैसे रखा जाए, इसके लिए इस कैलेंडर में एक बहुत ही क्लेवर सोल्यूशन अपनाया गया है। और वो सोल्यूशन है ये: हर तीसरे साल एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। इसे आप कैलेंडर का लीप मंथ भी समझ सकते हैं। ये बस ये पक्का करता है कि त्योहार हमेशा सही मौसम में ही आएं। यही छोटा सा एडजस्टमेंट इस पूरी व्यवस्था को कारगर बनाता है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। हम अपनी ये यात्रा शुरू करेंगे मॉनसून के महीने यानी श्रावण से, जहाँ से त्योहारों का मौसम सही मायनों में रफ्तार पकड़ता है। राजस्थान में एक बड़ी मशहूर कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका मतलब ये है कि तीज का त्योहार त्योहारों के मौसम का दरवाजा खोलता है और गणगौर का त्योहार इस पूरे साइकिल को खत्म करता है। तो कह सकते हैं कि तीज वो चिंगारी है जो उत्सवों की इस आग को जलाती है। श्रावण का महीना शुरू होता है कृष्ण पक्ष यानी अंधेरे पखवाड़े से। और ये देखना बड़ा फैसिनेटिंग है कि ये प्रकृति से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। 5वें दिन नाग पंचमी होती है, जब सांपों की पूजा की जाती है। 9वें दिन आती है निड्री नवमी, जो नेवले की पूजा के लिए समर्पित है। ये प्रकृति और जानवरों के लिए एक गहरा सम्मान दिखाता है। इस पखवाड़े का अंत होता है हरियाली अमावस्या से, जो मानसून की हरियाली का जश्न मनाती है। और ये सिर्फ घरों में पूजा तक सीमित नहीं है। उदयपुर से लेकर गंगानगर तक बड़े बड़े मेले लगते हैं, जो पूरे समुदाय को, पूरे समाज को एक साथ ले आते हैं। और अब चलते हैं शुक्ल पक्ष पर, जहां से असली उत्सव की धूम शुरू होती है। तीसरे दिन मनाई जाती है छोटी तीज। ये त्योहार शादी के बंधन और प्रकृति के लिए प्यार का प्रतीक है। जयपुर का जुलूस तो दुनिया भर में मशहूर है। इस दिन औरतें रंग बिरंगी लहरिया पोशाक पहनती हैं और नई नवेली दुल्हनों को सिंजारा नाम के खास तोहफे भी भेजे जाते हैं। और श्रावण महीने का अंत होता है एक ऐसे त्योहार से जिसे हम सब जानते हैं, रक्षाबंधन। ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इसे नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। श्रावण के ठीक बाद आता है भाद्रपद का महीना, और ये महीना तो त्योहारों से बिल्कुल पैक होता है। चलिए देखते हैं कि कैलेंडर कितना बिजी हो जाता है। भाद्रपद का कृष्ण पक्ष कई अनोखी परंपराओं से भरा है। तीसरे दिन बूंदी में मशहूर बड़ी तीज होती है। छठे दिन ऊब छठ पर कुंवारी लड़कियां अच्छे पति के लिए प्रार्थना करती हैं। 8वें दिन कृष्ण जन्माष्टमी आती है और 9वें दिन गोगा नवमी, जब किसान अपने हल पर 9 गांठें बांधते हैं, जो खेती से गहरा रिश्ता दिखाता है। और बच बारस पर तो चाकू का इस्तेमाल तक मना होता है ना दिलचस्प। और फिर आता है शुक्ल पक्ष, जो और भी ज्यादा व्यस्त है। दूसरे ही दिन रूनीचा में मारवाड़ का कुंभ कहा जाने वाला एक बहुत बड़ा मेला शुरू होता है। चौथे दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। 10वें दिन तेजा दशमी पर मशहूर पर्बतसर पशु मेला लगता है। और 11वें दिन देव झूलनी एकादशी। मतलब एक के बाद एक सामुदायिक समारोहों का सिलसिला चलता रहता है।
और भाद्रपद का महीना पूर्णिमा के साथ खत्म होता है, जो श्राद्ध की शुरुआत का प्रतीक है। ये उत्सव का समय नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों को याद करने और उन्हें सम्मान देने का समय है। ये जश्न और याद के बीच एक बहुत ही सुंदर संतुलन दिखाता है। तो इन सभी डिटेल्स को देखने के बाद चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। इस पूरे त्योहारी चक्र का, इस साइकिल का आखिर गहरा मतलब क्या है? तो इस सब का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, ये जो विक्रमी कैलेंडर है, ये सिर्फ तारीखें बताने का एक तरीका नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और महत्वपूर्ण है। असल में ये कैलेंडर प्रकृति, आस्था, खेतीबाड़ी और समुदाय, इन सब को एक ही धागे में पिरोता है। नाग पंचमी से लेकर गोगा नवमी और तेजा दशमी के पशु मेलों तक हर त्योहार जिंदगी के एक अहम पहलू से जुड़ा है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को मौसम से, जमीन से और एक दूसरे से जोड़ती है। और ये सब कुछ हमें वापस उसी कहावत पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरे चक्र का, एक पूरी लय का सार है, जो शुरू होती है, बढ़ती है और फिर अगले साल दोबारा शुरू होने के लिए खत्म हो जाती है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। कैलेंडर सिर्फ समय नापने का एक औजार नहीं होता, बल्कि वो हमारी संस्कृति का एक आईना होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारा कैलेंडर हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे मूल्यों के बारे में और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए के बारे में क्या बताता है।